हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। चलिए देखते हैं एक एक करके। पैराडॉक्सिन के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। जब हम विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन की बात करते हैं तो इसी विटामिन को ही आपका रैट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो आपका विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन है, इसमें एक फैक्टर पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जो कि चूहों में होने वाली स्किन समस्या, स्किन की बीमारी है, उसके ट्रीटमेंट में इसका इलाज किया जाता है। और देखा गया जो चूहे इस आपके स्किन से परेशान थे, स्किन की बीमारी से परेशान थे, जब उनको इसका डोज दिया गया, विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन का डोज दिया गया, तो देखा गया काफ़ी उनमें रिलैक्स यानी कि वो रोग, आपकी त्वचा स्किन संबंधित जो रोग थे वो जो है ठीक हो गए। इसी कारण से ही इसे एंटी रैट डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात करें, अगर हम घुलनशीलता की लेकर बात करें तो आपका जो विटामिन B6 है यानी कि पैराडॉक्सिन है, आपके जल और अल्कोहल में घुलनशील है, लेकिन वहीं पर आपसे बेंजीन, आपके एसिटिलीन, इन सब का नाम दे दे, बेंजीन का दे दे, एसिटिलीन का दे दे, ईथर का दे दे, तो इसमें जो है अघुलनशील होता है। इसके पिछली भी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आपका B3 को देखा, B5 को देखा, ये सारे के सारे जो आपके ईथर हुआ करते हैं, आपका एसिटिलीन हुआ करता है, इसमें जो है ये अघुलनशील होते हैं, लेकिन आपके जल में घुलनशील। जल में घुलनशील की बात करें तो आपके दो ही विटामिन आते ही हैं, आपका विटामिन B और विटामिन C। आपने पढ़ा है कि भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, यानी विटामिन B और C ही सिर्फ दो ही विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। बाकी के बाकी जो आपकी बची हुई विटामिन है, अर्थात कीड़ा KEDA, ये जो है सारी की सारी विटामिन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं। तो चलिए देखते हैं, इतनी बात हो गई। लेकिन जब हम इसके विटामिन B6 की बात करते हैं तो आपने देखा कि वाटर और अल्कोहल में सोल्यूबल है, लेकिन जब यह विटामिन है, जब सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरण के संपर्क में आती है तो यह स्वतः ही नष्ट हो जाती है, यानी कि इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। कौन सी किरण? सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरण। और एक चीज बता दें, जब विटामिन B की बात आती है, B कॉम्प्लेक्स की बात आती है, तो आप लोग देखते हैं कि खाने का सोडा, या आपसे पूछ दे मीठा सोडा, जब हम अपने भोज्य पदार्थ में उसको अच्छे से हमारा हो जाए, अच्छे से घुल जाए, अच्छे से गल जाए, जैसे कि आप लोग छोला बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ऐसे आप लोग देखते हैं कि जो फूलने वाली चीज़ें होती हैं तो आप लोग सोडे का प्रयोग करते हैं। वह सोडा आपके लिए कितना हानिकारक है। लेकिन पकवान बनाना है, अगर फूले ना तो अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद के लिए यूज करिए, कभी काल यूज कर लीजिए, स्वाद भी लेना जरूरी है, लेकिन आपको ध्यान रखना आपको उसे डेली के यूज में नहीं लाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सोडा होता है, जो आपका मीठा सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, यह आपके भोजन से विटामिन B कॉम्प्लेक्स का नाश कर देता है। कुछ बचता ही नहीं है, विटामिन B संबंधी कुछ बचता ही नहीं है, इसको नाश कर देता है, इसको समाप्त कर देता है। आपका कौन मीठा सोडा कहे या खाने का सोडा कहे, बहुत ही हानिकारक हुआ करता है विटामिन B के संदर्भ में। अब वहीं पर हम बात करते हैं, आपका स्वतंत्र रूप से इस विटामिन के 3 रूप होते हैं। स्वतंत्र रूप से इस विटामिन के 3 रूप हैं। वे 3 रूप आपके हैं कौन कौन से? स्वतंत्र रूप से इस विटामिन के 3 रूप कौन कौन से हैं? आपका पिरिडॉक्सिन, आपका पिरिडॉक्सोल, आपका पिरिडॉक्सीमीन। पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सोल और आपका पिरिडॉक्सीमीन, ये आपके 3 इसके सक्रिय। लेकिन वहीं पर जब हम विटामिन B6 की बात करते हैं तो वहां से अगर हम इसके सक्रिय रूप को देखें तो जो विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन का सक्रिय रूप हुआ करता है वह आपका होता है पिरिडॉक्सोल फास्फेट हुआ करता है। पिरिडॉक्सोल फास्फेट, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा है पिरिडॉक्सोल फास्फेट। पिरिडॉक्सिल फास्फेट जो हुआ करता है आपका विटामिन B6 का सक्रिय रूप हुआ करता है। इसी प्रकार से जब आपसे सक्रिय रूप पूछता है तो आप लोग देखते हैं कि आपसे सक्रिय रूप विटामिन D के केस में पूछ लेता है, विटामिन D का सक्रिय रूप कौन सा है, सक्रिय रूप कौन सा है, वहां से क्वेश्चन बनता है। और आपसे क्वेश्चन बनता है कि विटामिन A1 का पूर्वगामी रूप कौन सा है, विटामिन B3 का पूर्वगामी रूप कौन सा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जब विटामिन A1 की बात करें, विटामिन A की बात करें तो वहां पे बीटा कैरोटीन हुआ करता है। वहीं पर आपसे यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि कैरोटीन आपका कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा।
3 कैरोटीन देखते हैं, जिसमें से आपका बीटा कैरोटीन जो होता है विटामिन ए का पूर्वगामी रूप हुआ करता है, इसीलिए विटामिन ए को प्रोविटामिन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब प्रोविटामिन की बात करते हैं, आपका B3 की बात करते हैं, नियासिन की बात करते हैं, तो उसका जो ट्रिप्टोफैन हुआ करता है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब जो होता है इसका जो सक्रिय रूप हुआ करता है विटामिन B6 का, इसका विटामिन B6 का सक्रिय रूप पिरिडॉक्सोल फास्फेट हुआ करता है। और यह जो है आपका विटामिन B6 है वसा के चयापचय एवं संश्लेषण का कार्य करता है, वसा के चयापचय एवं संश्लेषण में सहायक हुआ करती है आपका विटामिन B6। वहीं पर आपका जो विटामिन B6 की जब आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी हुआ करती है तो आपको पता है कि जो विटामिन B6 है और विटामिन B3 है, विटामिन B3 नियासिन है, लेकिन इसका पूर्वगामी रूप क्या है? ट्रिप्टोफैन, जो कि आपका एक प्रकार का अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की हमने बात कर दिया तो इससे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो आपको पता है कि अमीनो एसिड 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन सा? एक आपका होता है सक्रिय और एक आपका होता है आवश्यक अमीनो एसिड, एक होता है गैर आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक कौन सा है? जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अर्थात जिसकी आवश्यकता हमें अपने भोजन में होती है, जिसकी आवश्यकता हुआ करती है उसको अपने भोजन में लेना हमारे लिए अति आवश्यक हुआ करता है। लेकिन गैर आवश्यक की बात करें तो जिसका निर्माण स्वतः हमारे शरीर कर लेती है वो हमारे लिए गैर आवश्यक हो जाता है। तो उसमें आपका आता है ट्रिप्टोफैन। और जब आपके शरीर में विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन की कमी हुआ करती है तो वही ट्रिप्टोफैन, जो कि आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, आप भरपूर मात्रा में विटामिन लें। जब आप भरपूर मात्रा में विटामिन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका ट्रिप्टोफैन मिल जाएगा। लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन की कमी हुआ करती है तब यह आपका ट्रिप्टोफैन नियासिन में बदलने वाला नहीं है, अर्थात आपको हमेशा विटामिन B3 की कमी रहेगी और इससे आपको रोग हो जाता है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और उसका अर्थ ही होता है भद्दी त्वचा संबंधी समस्या होने लगती हैं। तो अर्थात आपको जरूरी भी है विटामिन B6 भी जरूरी है। अब वहीं पर जब हम आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन वहां से और बन जाते हैं। एक आपका आर्जिनिन को लेकर क्वेश्चन बनता है, एक आपका हिस्टाडीन को लेकर क्वेश्चन बनता है। जो आर्जिनिन हुआ करता है आपके किशोरों के लिए बहुत आवश्यक होता है, उस अवस्था में आर्जिनिन की बहुत आवश्यकता हुआ करती है एक प्रॉपर एज में। उसी प्रकार एक प्रॉपर एज यानी कि एक नवजात शिशु के लिए हिस्टाडीन की उसके वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हुआ करता है हिस्टाडीन। ये 2 हैं जो कि किसी एक निश्चित समयावधि के लिए आवश्यक हुआ करते हैं। इसीलिए कहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन सा है, तो आपका आर्जिनिन और आपका हिस्टाडीन है। और आपने देखा ट्रिप्टोफैन के बारे में, जो कि आपका नियासिन का पूर्वगामी रूप है। और जब आपके शरीर में पैराडॉक्सिन की कमी होगी, विटामिन B6 की कमी होगी, तब यही आपका ट्रिप्टोफैन जो है ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। आवश्यक है यानी कि जब आपको पता है कि आपके ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने के लिए यह आवश्यक हुआ करता है, यानी कि यह इसकी मात्रा यानी किसकी मात्रा यानी कि नियासिन की मात्रा को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब नियंत्रित करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली विपक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली आपके नियासिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियासिन की मात्रा को नियंत्रित करता कौन? आपका विटामिन B6। विटामिन B9 के चयापचय में सहायक है, विटामिन B9 के चयापचय में सहायक है। उसके साथ ही साथ हिस्टाडीन, जैसा कि आपने देखा भी, जो कि नवजात के लिए बहुत आवश्यक अमीनो एसिड हुआ करता है। हिस्टाडीन को हिस्टामिना में बदलने का कार्य करता है आपका कौन? विटामिन B6। तथा इसके साथ ही साथ यह टायरोसिन को टायरामिना में बदलने में सहायक हुआ करता है या कार्य करता है। इसके साथ हम लोग देखने वाले हैं कि जो इसकी कमी से कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। अगर हम विटामिन B6 की कमी की बात करें तो सबसे जो मुख्य है आपका 2 है इसकी कमी से होने वाला रोग। एक आपका होता है पिंक डिसीज और एक आपका होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। 2 आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ ही आपके एनीमिया का नाम आ जाए तो आपसे एनीमिया बार बार पूछा जाता है कि यह कौन सा एनीमिया, इसमें क्या होता है, तो आपको जानना होगा। जब हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे शब्द ही लग गया माइक्रो। आपको समस्या तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपसे को थोड़ा सा हम और दे दें आपको नॉलेज।
जब आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं जब पोषक तत्व की बात होती है तो वहाँ पर भी पोषक तत्वों का डिवीजन हो जाता है। एक आपका हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक हो जाता है मैक्रो। माइक्रो जहाँ पर मैक्रो की बात आती है, मैक्रो का मतलब होता है दीर्घ। अब देखिए जब माइक्रो की बात है, पुनः हमारे दिमाग में बात क्लिक कर गई। जब आप पढ़ते हैं यूरी ब्रेनफ्रेंड ब्रोनर की बात करते हैं, जैव परिस्थितिकी मॉडल की बात करते हैं जिसको इन्होंने सन 2000 में दिया था, तो वहां पर भी आप लोग पढ़ते हैं माइक्रो मेसो इक्सो पुनः मैक्रो, माइक्रो मेसो इक्सो पुनः मैक्रो, पुनः आप क्रोनो देखते हैं। ये तीनों एज आपके देखते हैं कि उनमें उनके सिद्धांत में जो कि आपका वर्ग में दिया था, और जैसे से आपका मैं वर्ग बोल गया, आपका वृत्ताकार है, जैसे से वृत्त का आकार बढ़ता जाता है उस तरह से उस बालक का जो क्षेत्र, जो दायरा होता है, जो उसको प्रभावित करने वाला होता है दायरा, वह बढ़ता हुआ चला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्योंकि आपको पढ़ना है। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि प्रॉपर आप यही पढ़ें तो आप यही जाने। हमारा उद्देश्य है कि अगर हमको कुछ क्लिक आ जाए, कुछ हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए, यदि आपके लिए उपयोगी है तो उसे आप लोग जान लें। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। आप लोग उसे खोल के देखिएगा आज यूरी ब्रेनफ्रेंड का जैव परिस्थितिकी मॉडल। माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि जो बच्चे से करीब से उसे अटैच में उससे प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे जब बच्चे की बात होती है सबसे ज्यादा प्रभावित उसको कौन करता है, उसकी माँ करती है। माँ की बात जो ही आते हैं तो उसके पेरेंट यानी कि माता पिता। तो माइक्रो में आपके माता पिता आते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, माता पिता और फैमिली आ जाती है। लेकिन ज्यों ही उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि उस बालक के जब माइक्रो से मेसो में जाएंगे तो वहाँ पे उसका दायरा बढ़ेगा, यानी कि बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर आएगा, उसके दोस्त आएंगे, ये सारी चीज पड़ोसी आ जाएंगे। तो जब बच्चे को यानी कि 1 माइक्रो 2 माइक्रो उनके बीच का क्या संबंध है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है बच्चे के संपर्क में, उससे उसके माता पिता के क्या संबंध है, यानी कि यह संबंध को दर्शाता है, क्या संबंध है, उस पर प्रभावित होता है। वहीं पर जब माइक्रो मेसो इक्सो की बात होती है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि वह बच्चा जहां पे रह रहा है, उसकी सोसाइटी में रह रहा है, वहां पे क्या चीजें हैं, क्या डेवलप है, कौन से पार्क हैं, कैसे हैं, हॉस्पिटल है कि नहीं, खेल का मैदान है कि नहीं, ये सारी चीजें बच्चे को प्रभावित करती हैं उसके विकास में। वहीं पर जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कल्चर, संस्कृति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वहीं पर जब हम क्रोनो की बात करते हैं, क्रोनो का संबंध ही होता है, किससे होता है, समय से। और इसमें आपातकालीन घटने वाली समस्याएं, आपका युद्ध हो गया, आपातकाल हो गया, ये सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं बालक के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इतनी बात हो गई यूरी ब्रेनफ्रेंड को लेकर के, यूरी ब्रेनर को लेकर के। इनका मॉडल का पूछा गया, इन्होंने अपना मॉडल कब दिया था, सन 2000 में दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने इसके घटक है, तो 5 आपने देखा, माइक्रो, मेसो, इक्सो, मैक्रो, क्रोनो। चलिए तो हम यहाँ पे, लेकिन बात हम कर रहे थे, आपका क्या कर रहे थे, हाँ, माइक्रोसाइटिक एनीमिया की जब बात होती है एनीमिया की, तो आप लोग देखते हैं कि एनीमिया है क्या। एनीमिया का तात्पर्य आपके आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल से हुआ करता है, रेड ब्लड कार्पोसेल से हुआ करता है। जब हम आरबीसी की बात करते हैं, और यहाँ पे लग ही गया इसके पहले माइक्रो, यानी कि आपके आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। आरबीसी का आकार जब छोटा हो जाएगा तो इसी घटना को ही माइक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन और हमने एनीमिया देखते हैं, आपका जो एनीमिया पूछा था 2 और मुख्य रूप से, आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपका पर्नीशियस एनीमिया। जब हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं, जो कि फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 की कमी से हुआ करता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आरबीसी का आकार अनियमित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है। जब बड़ा हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी, यानी कि उसके ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता घट जाती है। इसी को ही मेगालोब्लास्टिक पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ही हम पर्नीशियस एनीमिया की बात करते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि उसका आकार अनियमित हो जाता है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, और उसके साथ साथ जो आपका पर्नीशियस एनीमिया हुआ करता है वह आपके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें तो आपके नसों में सूजन, आपका झुंझुनाहट, आपका किसी अंग का शून्य होना, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। यही आपका पर्नीशियस एनीमिया है, जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी से हुआ करता है। तो यहाँ पे आपने 3 एनीमिया को देखा जो कि आपके बार बार परीक्षा का भाग बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है पिंक रोग, यानी कि पिंक डिसीज, इसी को ही एक्रोडीनिया के नाम से जाना जाता है। जब पिंक डिसीज की बात होती है तो इसमें देखा जाता है कि जब व्यक्ति में विटामिन
विटामिन B6 की कमी हुआ करती है तो व्यक्ति के हाथ और पैर के तलवे आपके पिंक अर्थात गुलाबी पड़ जाते हैं। पिंक अर्थात गुलाबी पड़ जाते हैं। कहाँ के तलवे? आपके हाथ और पैर के तलवे गुलाबी पड़ जाते हैं जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B6 की यानी कि पैराडॉक्सिन की कमी हुआ करती है। मांसपेशियों में शक्तिहीनता, व्यक्ति के मांसपेशी में जैसे लगेगा कि हमारे अंदर पावर ही नहीं, हमारे अंदर क्षमता ही नहीं, हम इसको कर पाएंगे। व्यक्ति सुस्त ऐसे पड़ा रहता है, कुछ करने की उसकी इच्छा नहीं लेती है, उसकी जो मांसपेशियों में शक्तिहीनता को देखा जाता है। शारीरिक वजन में गिरावट, शारीरिक वजन का गिरना, व्यक्ति का भार धीरे धीरे गिरने लगता है। वह खाता पीता खूब है लेकिन उसका भार जो है बढ़ता नहीं है। और जब इन सारी घटनाओं को देखते हुए यानी कि व्यक्ति में क्या आएगी? कमजोरी का आना, व्यक्ति जो है कमजोर हो जाता है। अगर हम विटामिन B6 के स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत आपका मांस, सूखा खमीर, गेहूं के अंकुर, चना, दूध, इसके साथ साथ आपका अंडा आता है। ज्यों ही अंडे की बात आती है तो आपसे अभी आज के ही टेस्ट में पूछा गया था, जो कि ज्योति मैम के मार्गदर्शन में होता है। बहुत अच्छी टीचर हैं और हमारी गुरु भी हैं। उन्हीं जो कुछ भी सीखा हूँ होम साइंस में, उन्हीं मैम के, ज्योति मैम के मार्गदर्शन में सीख पाया हूँ। अगर मैं होम साइंस का एच जानता हूँ तो ज्योति मैम के मार्गदर्शन से। बहुत अच्छी टीचर हैं और आप लोगों के सामने जो कुछ बता रहा हूँ उनमें सिर्फ उन्हीं का मार्गदर्शन है। बहुत अच्छी टीचर हैं, आप सिर्फ उनके अच्छे से लेक्चर को देख लीजिए। अच्छे से इतने सीक्वेंस तरीके से उन्होंने सेट कर रखा है कि आपको चीज़ें समझ में आती जाती हैं। सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए तब भी आपको 40 से 50% चीज़ें आप रिलेट कर लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं। तो चलिए यहाँ पे बात होती है जब मांस, सूखा खमीर, गेहूं के अंकुर, चना, दूध, अंडा। जब अंडे की बात होती है तो आप लोग देखते हैं कि जिसमें अंडे में दो प्रकार का प्रोटीन, अंडे में दो प्रकार का प्रोटीन आप लोग देखते हैं। एक आप लोग देखते हैं कि बायोटिन, बायोटिन के साथ आपका एक प्रोटीन और जुड़ जाता है। कौन सा है? आपका एविडिन। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पे बायोटिन है, अगर अंडे में अंडे की बात करूँ तो बायोटिन के साथ आपका एविडिन है, जो कि इसका जो एंटी है, यानी कि बायोटिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन जो ही अंडे को गर्म कर दिया जाए, उबाल दिया जाए, यानी कि वह जम जाए, तो आपका यह जो बायोटिन हुआ करता है, एविडिन हुआ करता है, यह समाप्त हो जाता है। अर्थात आपके शरीर में जो बायोटिन का होगा, बायोटिन होगा वह आपके शरीर में अवशोषित हो जाता है। और आप लोग देखते हैं कि विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी से नवजात में जब माँ के आहार में बायोटिन की कमी होती है तब बच्चे में देखी जाती है। और जब बच्चे में इसकी कमी होती है तो आप लोग देखते हैं कि बच्चे की सडन डेथ हो जाती है। SID देखा जाता है, सडन इन्फेंट डेथ। SID को देखा जाता है, जिसे आप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस में आपके पालने में डेथ है, कोख में डेथ है, इन सारे कई शब्दावलियाँ आपको देखने को मिलती हैं। चारपाई में डेथ है, इन सारी चीज़ों को देखने को मिलती हैं। आपका उसके लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? आपका विटामिन B7 यानी कि बायोटिन हुआ करता है। अगर हम इसके अवशोषण की बात करें तो इसका भी अवशोषण आपके छोटी आंत में हुआ करता है। अब आप लोग जब छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत के आपके 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने बताया था, दीदी, जीजा और मैं यानी कि आई। दीदी से डेडुनम, जीजा से जेजुनम, आई मतलब मैं माने कि इलियम। दीदी, जीजा, आई, दीदी, जीजा, आई यानी कि डेडुनम, जेजुनम, इलियम। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा हम ले जाएंगे किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आपके आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ता है? तो जाहिर सी बात है, जो आपके आमाशय का जो सबसे आखिरी हिस्सा होगा यानी कि इलियम का, यानी कि इलियम ही आपके छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग से जुड़ेगा। छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग से जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? आपका चलिए यहां पे तो देखिए मैं छोटी आंत बता रहा हूं, लेकिन हाँ ठीक है, तो वहां पे आप लोग देखने को पाते हैं। इतनी बात हो गई। तो अब हम देखने वाले हैं, अवशोषण की बात हो गई, अब हम देखने वाले हैं इसके संग्रह। अगर हम संग्रह की बात करें तो आपको पता है कि जो विटामिन आपका B6 है यानी कि पैराडॉक्सिन है, इसका संग्रह हमारे शरीर 8 सप्ताह के लिए कर लेती है। यानी कि अगर आज हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में आपका विटामिन B6 मिल जाए तो हमारी शरीर इतना अवशोषित करके संग्रह कर लेती है जिससे हम 8 सप्ताह तक यानी कि 56 दिन तक अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। 8 सप्ताह तक
उससे अधिक नहीं। लेकिन इसके पहले केस में आप लोगों ने B5, B3, B5 में देखा था कि वहाँ पे संग्रह नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी विटामिन बी हुआ करती है, आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती है, अर्थात जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो आपके मूत्र मार्ग, मल मार्ग के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाती है और इसलिए उसका जो है आपके शरीर में संग्रह नहीं हुआ करता है। लेकिन विटामिन B6 के केस में आपके 8 सप्ताह के लिए इसका संग्रह हुआ करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, आज आप लोगों के प्यार से, दुलार से, सपोर्ट से हमारे इस चैनल होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं मैं अजीत। चलिए पुनः मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अभी मुझसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। जैसा कि हमने आपको डेडुनम, जेजुनम, इलियम को आपको आमाशय का भाग बता दिया, लेकिन यह आमाशय का भाग ना होकर के बल्कि आपके छोटी आंत का भाग होता है। और जो कि हमने रिलेट करने की बात किया, तो जो यहाँ से बार बार आपसे बनता है वह आपके आमाशय से तो बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी भाग हुआ करता है वह आपका डेडुनम हुआ करता है। यानी कि डेडुनम जुड़ता है आमाशय से, लेकिन जो हम बताना चाह रहे थे, आपके इलियम से आपके बड़ी आंत का, जो आपका छोटी आंत का इलियम भाग हुआ करता है, यही आपके बड़ी आंत के सीकम से जुड़ता है। यही हम बताना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे फ्लो में हमसे मिस्टेक हुआ और जिसके कारण मैं वहाँ पे रिलेट नहीं कर पाया। दिमाग हैंग हो गया कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया, तो पुनः दिमाग में आ गया, तो हमने सोचा कि आपको अपडेट कर दें, तो मैं इसी वीडियो में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।